हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सीरीज़ में आज हम लेक्चर नंबर 16 पे पहुंच चुके हैं, जिसका टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो बातें बताना चाहूँगा। हमारा एक फेसबुक ग्रुप है जो कि आपको फर्स्ट स्लाइड जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है उसके ऊपर उसका लिंक आपको नज़र आ रहा होगा। ये लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी उठा सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पे कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो आप वहाँ जाकर पोस्ट कर सकते हैं और आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर मौजूद होते हैं, ज़रूर वो आपकी हेल्प करेंगे। मुझे अगर मैं आपकी जो पोस्ट है मेरी नज़र से गुजरती है तो मैं भी उस पर लाजमी रिस्पॉन्ड करूँगा। इसके अलावा किसी वीडियो के अंदर कोई बात समझ नहीं आई है तो आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही पूछ लिया करें। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे होते हैं कि जी आप प्रोग्रामिंग के ऊपर जो है ट्यूटोरियल स्टार्ट करें, तो हम पेड प्रोग्रामिंग कोर्सेज ऑफर करते हैं जिसकी वेबसाइट का नाम है maqboolcourses.com। सारी डिटेल वहाँ पे जाके दी हुई है, आप इस वेबसाइट को विजिट कर लीजिए। हमारे पेड प्रोग्रामिंग कोर्सेज में अगर कोई भी कोर्स आपको अच्छा लगता है तो उसमें एनरोल करके हमारे साथ लाइव ऑनलाइन क्लासेस जो है ले सकते हैं। डिटेल सारी की सारी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। इस वेबसाइट आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी, बाकी इसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप प्लीज़ वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और अगर कोई कोर्स जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसमें एनरोल हो सकते हैं। तो हम टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि लेक्चर नंबर 16 का टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो इसकी तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने प्रोजेक्ट टीम डेवलपमेंट के बारे में स्टडी किया था और काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना है तो आप उसको लाजमी सुने। आज का जो टॉपिक है वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं क्या, कहाँ से आ जाते हैं, ये चीज़ क्या है। तो देखें, जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, पहले तो हम इस लेवल से स्टार्ट करते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है। एक प्रोजेक्ट होता है और उसके ऊपर काम करने वाली कोई टीम होती है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपने क्या करना होता है कि उस प्रोजेक्ट और उस टीम को मैनेज करके लेके चलना होता है ताकि सारी की सारी चीज़ें अपने रेलेवेंट ट्रैक के ऊपर चलती रहें। अब वो जो टीम है जो आपके प्रोजेक्ट पे काम कर रही है वो बेसिकली क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब वो लोग क्या एक ही घर से आए? नहीं। क्या वो एक ही मोहल्ले से आए? नहीं। वो तमाम लोग जिनको मिलाकर आपने एक टीम बनाई है प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए, वो डिफरेंट एनवायरनमेंट के लोग हैं, वो डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं, डिफरेंट किस्म की थॉट्स रखने वाले लोग हैं, उनके गोल्स अलग हैं, उनकी नीड्स अलग हैं, उनके एटीट्यूड्स अलग हैं। तो ये यानी कि समझ लें कि टोटली एक दूसरे से अलग किस्म के लोग हैं, डिफरेंट इनकी थॉट्स वगैरह हैं। तो जब ये सब मिलके एक साथ काम करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि ये सब एक दूसरे के साथ हर बात पे 100% एग्री करेंगे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि दो लोग एक एक दूसरे से अलग ओपिनियन रख रहे होते हैं, और जब एक बंदा दूसरे बंदे को या टीम के कुछ मेंबर बाकी दूसरे मेंबर्स को अपनी थॉट के ऊपर या अपनी सोच पे या अपने ओपिनियन पे एग्री करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, और वो एग्री नहीं हो रहे होते दूसरा जो ग्रुप है, तो क्या होता है कि उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ज़रूरत होती है कि इन कन्फ्लिक्ट्स को फौरी तौर पे सॉल्व किया जाए। अगर ये कन्फ्लिक्ट्स फौरी तौर पे सॉल्व नहीं होंगे तो आपके प्रोजेक्ट की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी डाउन जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब ये प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि वो इन कन्फ्लिक्ट्स को अच्छे तरीके से डील करके ख़त्म करे। अदरवाइज़ उसके जो जो भी डिसीजंस होते हैं इस कन्फ्लिक्ट को लेके, वो ओवरऑल आपकी ऑर्गेनाइजेशन तक को जो है असर करते हैं। अब वो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे असर करते हैं, तो सिंपल सी बात है, एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उसकी टीम के दरमियान कन्फ्लिक्ट आ गया, प्रोजेक्ट मैनेजर ने उस कन्फ्लिक्ट को अच्छे तरीके से रिजॉल्व नहीं किया तो प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ जाएगा। जब प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ जाएगा तो जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो प्रोजेक्ट था डेफिनेटली उसको नुकसान होगा। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजर का इस कन्फ्लिक्ट को डील करने के लिए जो एक डिसीजन भी होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल तक। ठीक है, तो इसलिए ये कन्फ्लिक्ट्स होते हैं और ये आपके प्रोजेक्ट मैनेजर का किरदार है, जो आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर वो ज़रा से भी इसके अंदर लापरवाही बरतता है तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अब हम चलते हैं आगे, स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं आपकी कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने की। तो अगर हम इसकी बात करें तो 1970 के अंदर दो लोग थे, थॉमस और किलमैन, और इन दोनों ने क्या किया, थॉमस और किलमैन ने मिलके 5 स्ट्रैटेजीज़ जो है दी कन्फ्लिक्ट्स के साथ डील करने के लिए। अब ये 5 स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो बेस कर रही थी लोगों के दो डिफरेंट किस्म के बिहेवियर पे। एक होता है असर्टिव बिहेवियर, दूसरा होता है कोऑपरेटिव बिहेवियर। जो असर्टिव बिहेवियर होता है वो ये कहता है कि जो बंदा असर्टिव बिहेवियर रखता है वो ये कहता है कि मेरी ही बात को माना जाए। असर्टिव बिहेवियर वाला जो बंदा होता है, एक्चुअली उसकी नेचर इस किस्म की होती है कि वो ये कह रहा होता है कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मेरा ओपिनियन है उसी को मान लिया जाए, बस यही सही है। कोऑपरेटिव बिहेवियर वाला जो बंदा होता है वो क्या कह रहा होता है कि वो ये कहता है कि अच्छा चलो ठीक है यार, जो तुम कह रहे हो मैं मान लेता हूँ, कम से कम अगर तुम्हारी बात मान लेने से लड़ाई झगड़ा या कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है, चलो ठीक है तुम्हारी ही मान लेते हैं। ये होता है कोऑपरेटिव बिहेवियर। अब
थॉमस और किलमैन, इन लोगों ने 1970 के अंदर जो 5 स्ट्रेटजीज कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए दी या पेश की या प्रोड्यूस की, वो बेसिकली 5 स्ट्रेटजीज जो थी वो इन 2 बिहेवियर्स के ऊपर ही बेस कर रही थी। अब ये 5 स्ट्रेटजीज ये अपने पास से कोई निकाल के लेकर नहीं आ गए, इन्होंने कोई सेट ऑफ फार्मूलाज नहीं बना दिए कि जिनको हम फॉलो करते हैं और सारे कन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारी टीम के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बैठकर बहुत सारे जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाली जो टीम थी, बहुत सारी टीम को जो है स्टडी किया कि इनमें कन्फ्लिक्ट्स क्यों आए, और फिर कन्फ्लिक्ट्स आने के बाद इन्होंने ये चीज़ नोट की कि जब कन्फ्लिक्ट आए तो उस कन्फ्लिक्ट के अंदर किस किस किस्म के लोग थे और वो जो लोग थे उनके किस किस्म के बिहेवियर थे। और जब ये चीज़ नोट की तो फिर उन्होंने ये देखा कि फिर वो कन्फ्लिक्ट जब सॉल्व हुआ तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की गई। इन्होंने एक डिटेल और डीप स्टडी की इस चीज़ के ऊपर, और स्टडी करने के बाद इन्होंने ये बताया कि एक टीम के अंदर जब भी कोई कन्फ्लिक्ट आता है तो 2 ही किस्म के बिहेवियर के लोग होते हैं। एक होते हैं कोऑपरेटिव और होते हैं दूसरे किस्म के असर्टिव। और ये बात इन्होंने बताई और फिर इन्होंने ये कहा कि और उस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए जब भी कोई तरीका निकाला जाता है सॉल्व करने का, तो वो इन्हीं 5 कैटेगरीज के अंदर से, इन्हीं 5 स्ट्रेटजीज के अंदर से ही एक तरीका होता है जो कि इन्होंने हमें बता दी। अब इन्होंने ये कहा कि बस ये 2 बातें हम माइंड में रखें कि बंदा या तो असर्टिव बिहेवियर का होगा या फिर कोऑपरेटिव बिहेवियर का होगा जब भी कोई कन्फ्लिक्ट आएगा। तो एक बात, और दूसरी बात ये कि जो 5 स्ट्रेटजीज हम आपको दे रहे हैं बेसिकली यही वो 5 स्ट्रेटजीज हैं कि इन्हीं के थ्रू ही हमेशा आपके प्रॉब्लम और आपके कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया गया, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। अब इससे क्या हुआ कि जब प्रोजेक्ट मैनेजर को ये 2 बातें बता दी गई, बिहेवियर्स वाली और 5 स्ट्रेटजीज वाली, तो अब वो प्रोजेक्ट मैनेजर फोकस हो गया। अब प्रोजेक्ट मैनेजर के फोकस होने से फ़ायदा ये हुआ कि जब भी कहीं कन्फ्लिक्ट आता है तो वो इन्हीं स्ट्रेटजीज़ को ही यूज़ करके कोई ना कोई उसका सलूशन निकाल लेता है। अब वो स्ट्रेटजीज़ हो सकता है कि आप उन स्ट्रेटजीज़ में से पहली स्ट्रेटजी को देखें तो उसका एक पर्सपेक्टिव आपको लगे कि ये तो स्ट्रेटजी ही गलत है, लेकिन समटाइम वो स्ट्रेटजी वाकई गलत होती है और समटाइम वो स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है आपके कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। तो इसलिए डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज़ हैं, हम बारी बारी उनको देखेंगे। और बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आप ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीख रहे हैं, आप भी कल जाके कहीं प्रोजेक्ट मैनेजर बनेंगे तो जब बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर वो सारी की सारी स्ट्रेटजीज आपको पता होंगी, तो उसको यूज़ करते हुए आप भी किसी भी कन्फ्लिक्ट को अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी है वो क्या है, अवॉइडिंग। अवॉइडिंग में क्या होता है कि कोई 2 बंदों के दरमियान कन्फ्लिक्ट हो गया तो जो बाकी टीम मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि यार हम इस टेंशन में किस लिए पड़े। वो उसको टेंशन समझते हैं और वो अनकंफर्टेबल होते हैं उस कन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनने में। तो वो कहते हैं कि यार हम इस टेंशन में किस लिए पड़े, छोड़ो, अवॉइड करते हैं, इनका आपसी मामला खुद ही रिजॉल्व कर लेंगे। अब इससे क्या होता है कि क्या मामला सॉल्व होता है? नहीं, सम टाइम ये मामला बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो 2 लोग जिनमें टीम के 2 लोग जिनमें कन्फ्लिक्ट आया था वो आपस में लड़ाई की हद तक चले जाते हैं और उनको कोई आपस में हेल्प नहीं कर रहा होता, कोई उनको लोग बाकी जो टीम मेंबर हैं वो उनको अपने ओपिनियन नहीं दे रहे होते, वो उनको कोई मशवरा नहीं दे रहे होते कि आप लोग ये कर लो, इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, लैक ऑफ कन्वर्सेशन की वजह से क्या होता है कि वो कन्फ्लिक्ट बढ़ता चला जाता है। अगर जो बाकी लोग थे अगर उस मामले के अंदर वो पड़ जाते तो वो जो 2 लोग जिनमें कन्फ्लिक्ट था उनको वो अपने ओपिनियंस देते हैं, उनके साथ वो कोई लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन करते हैं, उनको समझाते तो शायद जल्दी मामला सॉल्व हो जाता। तो अब अगर देखा जाए तो लग तो यही रहा है कि इस तरीके से तो प्रॉब्लम सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है, यानी कि अगर लोग अवॉइड करने लग जाएंगे 2 लोगों के अंदर आया हुआ कन्फ्लिक्ट तो फिर तो कभी भी सॉल्व नहीं होगा। तो फिर हम इस स्ट्रैटेजी को कन्फ्लिक्ट सॉल्व करने वाली स्ट्रैटेजी कैसे कह सकते हैं? तो ये जो मैंने आपको एक तस्वीर का एक रुख दिखाया है, अब दूसरा रुख मैं दिखाता हूँ कि सम टाइम क्या होता है कि टीम के जो 2 मेंबर होते हैं उनके दरमियान जब कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है तो वो उनका कुछ पर्सनल मैटर टाइप का कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। अब ऐसे कन्फ्लिक्ट के अंदर अगर कोई तीसरा बंदा पड़ जाएगा तो वो मामला खुल के जब सबके सामने आएगा तो मामला सॉल्व होने की बजाय बिगड़ना शुरू हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में लोग क्या करते हैं कि जब देखते हैं कि ये कोई से टीम मेंबर का आपसी मामला है तो वो उसको अवॉइड करने लगते हैं ताकि वो दोनों आपस में मिलके सॉल्व कर लें। और उन लोगों को भी ये टेंशन होती है कि ये हमारा आपसी मामला है, अगर खुल के हमारी टीम के सामने जाएगा तो हमारी बेइज्जती होगी, तो वो क्या करते हैं कि फिर वो मिलके सॉल्व कर लेते हैं। अब आपने देखें दोनों रुख देखे तस्वीर के तो आपको पता चल गया होगा कि अवॉइडिंग की स्ट्रैटेजी समटाइम अच्छी भी है, समटाइम बुरी भी है। अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है आगे आने वाली हर एक स्ट्रैटेजी के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। हर स्ट्रैटेजी किसी सिनेरियो में अच्छी है, किसी सिनेरियो में बुरी है। या आपका काम बनता है कि आप देखें कि किस सिनेरियो के अंदर कौन सी स्ट्रैटेजी अच्छा काम करेगी। बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप इस चीज़ को जज करें और जो स्ट्रैटेजी अच्छी काम करे आपने उसको यूज़ करना है। ये स्ट्रैटेजी नंबर 1 थी। अब हम बाकी स्ट्रैटेजीज़ को जाकर देखते हैं। दूसरी आ जाती है कंपीटिंग।
इसमें क्या होता है कि जो कोई बंदा होता है वो ये कहता है कि वो बेसिकली असर्टिव माइंड का जो है बंदा होता है, वो असर्टिव बिहेवियर का बंदा होता है। और असर्टिव बिहेवियर मैंने आपको ये पहले बताया था कि ऐसे बिहेवियर वाला बंदा हमेशा ये कहता है कि मेरी बात मान लो, मेरी बात सच है, अगर ये मानोगे तभी कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा। यानी कि वो ज़रा सा भी अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं करता, वो कहता है कि बस जो मैं कह रहा हूँ बस यही है और कुछ भी नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में जो है जीतने और हारने वाली कंडीशन बन जाती है, कंपटीशन वाली कंडीशन बन जाती है कि असर्टिव बंदा ये चाह रहा होता है कि ये बहस है तो इस बहस को मैंने जीतना है, यानी कि उसको अना का मसला बना लेता है, अपनी ईगो का इशू बना लेता है। अब ऐसी सिचुएशन में अगला बंदा अगर मान नहीं रहा, क्योंकि वो भी यही कह रहा है कि मैं जीतूंगा, और जो असर्टिव बिहेवियर का बंदा है वो भी ये कह रहा है कि नहीं मैं जीतूंगा, तो लड़ाई अच्छी खासी बढ़ जाती है। बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपका एक किरदार बनता है कि आप वहाँ पर जाके देखें कि जो असर्टिव बिहेवियर वाला बंदा है कहीं वो वाकई ठीक तो नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है कि जिसको बंदा जो अपनी बात से हट नहीं रहा होता, हम उसको कहते हैं कि ये गलत है, इसको कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। सम टाइम ऐसा होता है कि असर्टिव बिहेवियर वाला बंदा वाकई ठीक होता है, अगर उसकी बात ठीक है तो आप दूसरे को कहें कि ये ठीक कह रहा है, तुम इसकी मान लो। और सम टाइम ऐसा होता है कि असर्टिव बंदा गलत होने के बावजूद सामने वाले को दबा रहा होता है। तो आप बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर जाकर देखें कि क्या अगर उसकी बात गलत है, अगर उसकी बात गलत है तो आप उसको बोलेंगे तुम चुप करके पीछे हट जाओ, जो बात आप बोल रहे हो, जिस पे आप फोर्स कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अब ये बीच में आपकी जो है एक किरदार है कि आप किस तरीके से इस कंपीटिंग बिहेवियर को देखते हैं और एनालाइज करते हैं कि हाँ ये अब कंपीटिंग बिहेवियर में चले गए हमारे टीम मेंबर, और किस तरीके से आप उनका कंपीटिंग बिहेवियर ख़त्म करते हैं और कैसे फैसला करते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर की स्ट्रैटेजी आ जाती है अकोमोडेटिंग, ठीक है ना। अब अकोमोडेटिंग में क्या होता है कि कोई एक बंदा ऐसा होता है कि वो डायरेक्ट कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में चला जाता है, बिल्कुल असर्टिव के जस्ट ऑपोजिट। यानी कि जैसे ही वो देखता है कि मेरे ओपिनियन देने के बाद जो है लड़ाई झगड़े की तरफ बात जा रही है, या फिर डिबेट की तरफ बात जा रही है, या फिर मसला ख़राब हो सकता है, तो बजाय इसके कि मसला ख़राब होने की तरफ लेके जाए, वो फ़ौरन कंप्रोमाइज़ कर लेता है। वो कहता है ठीक है यार लड़ाई मत करना, जो तुम कह रहे हो हम वही तुम्हारी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखने में तो ये बड़ा अच्छा एक बिहेवियर लगता है कि हाँ यार सही है, मतलब लड़ाई होने से पहले पहले इसने कहा कि चलो ठीक है बस लड़ाई नहीं करना, मैं तुम्हारी मान लेता हूँ, तो बड़ा अच्छा आदमी है। लेकिन सम टाइम तो ये बात अच्छी होती है, लेकिन ये सम टाइम बुरी भी होती है। क्योंकि अगर एक बंदा टीम का हर वक्त अकोमोडेटिंग सिचुएशन में रहेगा, हर वक्त कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में रहेगा, तो बाकी लोग जो भी आएंगे वो सारे के सारे उसको दबाना शुरू कर देंगे। सारे उससे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि हमने इसको ये बात बोल दी है, अब ये हमारी मान ले। मीन कि उसके ओपिनियन को कोई आगे आने नहीं देगा, और वो भी इस चक्कर में डरा रहेगा कि मैंने जैसे ओपिनियन दिएगा तो लड़ाई होगी, तो बेहतर है कि खामोशी रहो। तो ये बिहेवियर भी गलत होता है, क्योंकि हो सकता है कि इस बिहेवियर की वजह से उसके कई अच्छे ओपिनियन जो कि प्रोजेक्ट के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते थे, वो भी कहीं दब के रह जाएँ। तो इस चीज़ को भी आपने देखना है कि अगर कोई बंदा ज़्यादा कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में रहता है, तो बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप स्ट्रैटेजी ये फॉलो करें कि हर कोई उसको दबाए नहीं, बल्कि उसका जो अच्छा ओपिनियन है उसको आप आगे लेकर भी आएँ, ताकि इशू जो है इशू भी ना बने, और आप बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर उसकी जो अच्छी बातें हैं उसको भी आप आगे लाकर आ सकें। इसके बाद आपके पास आ जाता है कोलैबोरेटिंग बिहेवियर, ये चौथे नंबर पे होता है। और ज़्यादातर टीम्स जो हैं, जो प्रोजेक्ट के रेलेवेंट जो टीम होती हैं, वो इसी बिहेवियर को इसी स्ट्रैटेजी में, बिहेवियर का गलत वर्ड यूज़ कर लिया, जो चौथे नंबर पे स्ट्रैटेजी आती है कोलैबोरेटिंग स्ट्रैटेजी है, और ज़्यादातर टीम्स जो है इसी स्ट्रैटेजी को जो है फॉलो करके चल रही होती हैं। और इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है, एक इंसान जो है वो कोऑपरेटिव भी होता है, वो असर्टिव भी होता है। अभी तक जो हम देखते आ रहे थे, या तो एक बंदा कोऑपरेटिव था तो कोऑपरेटिव ही था, और दूसरी तरफ जो दूसरा था वो असर्टिव था तो असर्टिव ही था। अब यहाँ पर कोलैबोरेटिंग में क्या हो जाता है कि एक बंदा दोनों बिहेवियर्स रख रहा होता है, यानी कि वो ये कहता है कि चलो यार कुछ मैं तुम्हारी मान लूँगा, कुछ तुम मेरी मान लो, इस तरीके से बात चल रही होती है। वो ये नहीं कहता कि मैं 100% तुम्हारी ही मानूंगा या फिर मैं 100% अपनी ही मनवाऊंगा। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोलैबोरेटिंग स्ट्रैटेजी जब बन जाती है, तो फिर आपने क्या करना होता है कि बाकी टीम मेंबर भी सारे आके बैठ जाते हैं। तो बजाय इसके कि एक बंदा, अगर वो आगे वाला ये रेडी है कि मैं कुछ तुम्हारी मानूंगा कुछ अपनी मनवाऊंगा, तो ऐसी सिचुएशन में उसको एक बंदे के साथ फेस ना करवाया जाए, क्योंकि अगर उसको ऐसे एक से फेस करवाएंगे तो फिर वही बात है, एक कंपटीशन वाला जो है सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। तो आप बाकी टीम मेंबर्स को भी इन्वॉल्व कर दें, बाकी टीम मेंबर्स सब अपनी थोड़ी थोड़ी राय देंगे, तो क्या होगा कि कुछ तो वो अपनी मनवाएगा, लेकिन कुछ वो बाकी सब टीम मेंबर की मानेगा, तो एक शेयर्ड किस्म का सोल्यूशन जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा। और वो जो शेयर्ड सोल्यूशन होगा उसमें सबकी राय होगी, तो वो एक बेहतरीन सोल्यूशन होगा। तो जब कन्फ्लिक्ट आ जाए तो उसको इस तरीके से भी कोलैबोरेटिंग के थ्रू भी जो है
डील किया जा सकता है। इसके बाद आपके पास जो पांचवी स्ट्रेटेजी आती है वो कंप्रोमाइजिंग स्ट्रेटेजी होती है। ये ऐसी ऐसी स्टेज आ जाती है कि हर कोई अपने पॉइंट पे अटका हुआ है, तो आप उनको समहाउ जो है एग्री करते हो कि यार जब आप सब लोग एक एक पॉइंट पे अटक जाओगे, कोई किसी की मानने को तैयार ही नहीं होगा, तो किस तरीके से निज़ाम आगे चलेगा? डेफिनेटली नहीं चल सकता, फिर सबको अलग अलग होना पड़ेगा, ये प्रोजेक्ट ख़त्म करना पड़ेगा, फिर सब फारिग होकर बैठ जाओगे। तो बेहतर ये है कि मैं किसी एक को नहीं कहता बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर कि यार तुम कंप्रोमाइज़ कर जाओ, कि मैं 5 बंदों के बीच में किसी एक को उठा के कह रहा हूँ तुम कंप्रोमाइज़ करो, दैट मीन्स कि मैं उसकी ईगो को हर्ट कर रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं कहता। बल्कि करते ये हैं कि सारे अब थोड़ा थोड़ा सा जो है अपने लेवल पे कंप्रोमाइज़ करते हैं, सारे थोड़े थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं। हर कोई अपना एक एक दो दो पॉइंट के ऊपर फ्लेक्सिबल होता चला जाएगा, तो क्या होगा कि ओवरऑल सबकी फ्लेक्सिबिलिटी से एक अच्छा खासा रूम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि जो आपका एक्चुअल कन्फ्लिक्ट था वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होता चला जाएगा। अब इसके अंदर क्या होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई ग्रुप मेंबर जो है आपका, हर कोई टीम मेंबर बड़ा खुश होगा कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में, ऐसा नहीं होता। देखें, होता ये है कि हो सकता है कि एक टीम मेंबर आखिर तक यही कहे कि नहीं जी मेरा पॉइंट ठीक है और मैं इसके ऊपर से नहीं हटूंगा, लेकिन जब आपकी टीम के 5 मेंबर थे लेट से, और 5 में से जब 4 ने अपने कुछ पॉइंट्स पे जो है फ्लेक्सिबिलिटी शो की, तो जो पांचवा होगा वो ऑटोमेटिकली कहेगा यार जब 4 बंदे फ्लेक्सिबल हो रहे हैं तो डेफिनेटली बेशक मैं खुश नहीं हूँ लेकिन मुझे भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए, और इस तरीके से फ्लेक्सिबल हो जाएगा और ओवरऑल जो है जो कन्फ्लिक्ट था वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये 4 से 5 स्ट्रैटेजीज थी जो उन्होंने बताई कि हमेशा आज तक जितने भी जो कन्फ्लिक्ट थे वो रिजॉल्व हुए हैं वो इन्हीं में से किसी एक स्ट्रैटेजी के थ्रू हुए हैं। तो आपकी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर टीम के अंदर जो है काम करते हुए कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है, किसी प्रोजेक्ट की टीम में कन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो आप कोशिश यही करें कि बिहेवियर्स को जान के रखें कि असर्टिव और कंप्रोमाइजिंग यही 2 बिहेवियर्स होते हैं, और कभी एक विन कर रहा होता है कभी दूसरा, और ये 5 स्ट्रैटेजीज होती हैं, और इनमें से जो आपके लिए बेस्ट फिट होती है आप उसको यूज़ करके बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर उसको यूज़ करके आप उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। तो आई होप सो कि ये छोटा सा लेक्चर था आपको समझ भी आ गया होगा, ना समझ आया हो तो प्लीज़ दोबारा सुने, फिर भी समझ ना आए तो ये मेरा ट्विटर अकाउंट आपके सामने है, अगर आप इस पर भी क्वेश्चन करना चाहते तो मुझे फॉलो करके क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारी जितनी भी अपडेट्स होती हैं सारी की सारी हमारे ऑफिशियल पेज जो आपको इस स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इस पर शेयर कर दी जाती हैं। अगर आप चाहें तो इस पेज को फॉलो एंड लाइक भी कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यही वो सपोर्ट है आपकी तरफ से जो हमें मिलती है और हमें और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के ऊपर मोटिवेट करती है। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।